हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनल चेक सिस्टम में डिसएडवांटेज पर बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एडवांटेज, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के क्या होता है और इंटरनल चेक सिस्टम हमने देखा था। तो चलिए सबसे पहले हम पहला डिसएडवांटेज की बात करते हैं। पहला हमारा डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव। क्या इंटरनल चेक सिस्टम एक्सपेंसिव है? इंटरनल चेक सिस्टम एक्सपेंसिव है या नहीं? रिक्वायर मोर एम्प्लॉइज, जिससे हमारा एक कंपनी का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज। सेकेंड डिसएडवांटेज है हमारा रिपीटेशन। इसमें जो कार्य होते हैं उनके कार्यों का दोहराव होता है। कार्यों का दोहराव। अगर हम बात करें कि अगर सारे, जैसे हमने कल एग्जाम्पल भी सेट किया था कि जो सारे लोग थे ए बी सी डी, 4 लोग थे, चारों में हमने एग्जाम्पल क्या सेट किया था यहाँ पर? ए बी सी और डी। ए का काम कौन चेक करेगा? बी, ठीक है। बी का काम कौन चेक करेगा? सी, और सी का कौन करता है यहाँ पर? डी। तो इससे हमारे जो वर्क है उसका रेपिटेशन बढ़ता है। फिर थर्ड आता है हमारा, थर्ड दे रखा है आपका नेग्लिजेंस ऑफ ओनर। नेग्लिजेंस ऑफ ओनर, हिंदी में इसे कहते हैं स्वामी का लापरवाह होना। जहां तक हमने इंटरनल चेक सिस्टम को समझा है वहां तक हमने ये देखा है कि जो चारों लोग होते हैं, यानी जो हमारे एम्प्लॉय है, वो हम ये मानकर चलते हैं कि एम्प्लॉय ने जिस तरीके से ए ने काम किया है, यानी ए का काम परफेक्ट क्यों माना है? क्योंकि बी ने जो काम किया है वो ए को चेक करते हुए किया है। तो यहाँ पर स्वामी का लापरवाह होना, यानी ओनर ये समझेगा कि इस तरह से हमारी कंपनी के सारे ट्रांजेक्शन सही जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपने काम को इजीली कर सकते हैं। क्लियर है थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ आता है हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय, कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव। हम यहाँ पर कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय, कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव। कर्मचारियों को जब पता है कि हमारे कार्य को चेक किया जा रहा है, हम अपनी जो भी काम को चेक कर रहे हैं, और चेक कौन कर रहा है? हमारा जो सबऑर्डिनेट है, हमारा जो कलीग है, वही हमारे काम को चेक कर रहा है। और हमारा, जहां हमने अभी थर्ड जो पॉइंट देखा है, जैसे स्वामी का लापरवाह होना, तो कर्मचारियों को ये पता है, जो हमारे एम्प्लॉय है उनको ये पता है कि हमारे ओनर हमारे वर्क को, हमारे ट्रांजेक्शन को चेक नहीं करते। तो इस कंडीशन में एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम करना लग जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है हमारे इंटरनल चेक सिस्टम का। आगे बात करते हैं हम फिफ्थ है हमारा नेग्लिजेंस ऑफ ऑडिटर। क्या हम इंटरनल चेक सिस्टम के जरिए हमारा जो ऑडिटर आता है उसको भी नेग्लेक्ट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम अपने ऑडिटर को भी नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इसको हिंदी में कहते हैं अंकेक्षक का लापरवाह होना। नेग्लिजेंस कैसे होता है हमारा? कि जब ऑडिटर को पता है कि इस कंपनी में इंटरनल चेक सिस्टम है, यानी वही हमारा फॉर्मूला, ए का काम बी चेक करेगा, बी का काम कौन करेगा? सी, और सी का काम चेक करता है हमारा डी। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जब ऑडिटर को ये पता है कि हमारा जो भी आपका एम्प्लॉय है या जो ट्रांजेक्शन हो रखा है वो ऑटो चेक हो चुका है। इंटरनल चेक सिस्टम का मतलब ही यही था कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर रहकर ही क्या करते हैं? ऑटो चेक करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे जो ऑडिटर है वो थोड़े लापरवाह हो जाते हैं और वो अपने ट्रांजैक्शन को सिर्फ ऊपरी तौर पर चेक करते हैं। फिर बात करते हैं हमारे सिक्स्थ की। सिक्स्थ है हमारा फ्रॉड थ्रू कोल्यूजन, यानी कि गुटबंदी से फ्रॉड हो सकता है। अब फ्रॉड कैसे होगा? फ्रॉड को कम करने के लिए तो हमने ये किया था, देखो हिंदी में कहते हैं इसे गुटबंदी कपट, यानी कि हमको ये पता है कि
एक सेकेंड, हमको ये पता है कि अगर ए ने सही काम किया है तो बी अगर कोई फ्रॉड करता है तो सी और डी को पता चल जाएगा। तो यहां पर अगर ये चारों लोग आपस में एक गुट बनाकर, एक ग्रुप बनाकर अगर वो कोई फ्रॉड करे तो क्या इन चारों में से किसी को कोई बाहर आएगी इंफॉर्मेशन? नहीं। और ऑडिटर भी हमारा यहाँ पर लापरवाह हो जाता है अगर हम इस सिस्टम को एप्लीकेबल करते हैं, तो उस कंडीशन में फ्रॉड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे थे कुछ डिसएडवांटेज इंटरनल चेक सिस्टम के। सबसे पहला था हमारा एक्सपेंसिव, सेकेंड था हमारा रिपीटेशन यानी कार्यों का दोहराव होना, एक ही काम को जो ए करता है वही बी को करना है, बी करेगा वही सी करता है और सी वही काम करेगा जो डी। फिर है नेग्लिजेंस ऑफ ओनर, स्वामी ऑटोमेटिक ही लापरवाह हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि हमारी जो चेक सिस्टम है वो इंटरनल चेक सिस्टम है और जिसके जरिए स्वामी लापरवाह है। फिर है एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ये पता है कि हमारा स्वामी लापरवाह है तो उस कंडीशन में वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। फिर दे रखा है नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड फ्रॉड, गुटबंदी से वो लोग फ्रॉड कर सकते हैं। यहां तक ये हमारा आज का डिसएडवांटेज का टॉपिक था। आगे हम बात करते हैं हमारे इंटरनल चेक सिस्टम में जो भी डिफरेंट ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी। डिफरेंट ट्रांजैक्शन में आपका परचेज हो गया, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, कैश रिसीट हो गई। तो ये सारे ट्रांजैक्शन हम अपने इंटरनल चेक सिस्टम से कैसे इंटरनली उन ट्रांजैक्शन को कनेक्ट करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे परचेज सिस्टम, परचेज सर्विस, असेट्स और गुड्स के बारे में। पहले मुझे ये बताओ कि परचेज ऑफ सर्विस, असेट्स एंड गुड्स एंड इंटरनल चेक, यानी कि क्या हम कभी किसी सर्विस को परचेज नहीं करते हैं। यूजुअली हम बहुत सारी सर्विसेज को परचेज करते हैं, असेट्स को भी परचेज करते हैं, गुड्स को भी परचेज करते हैं। तो उसकी एक प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं कि परचेज करने के लिए हम किसको हायर करते हैं। जैसे हेड ऑफ द, जो भी हमारा हेड होता है, हेड ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट, वो क्या करता है, हमारा जितना भी हमको परचेस करना है सारा कुछ परचेस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करेगा। यानी हमारा यहाँ पर जो परचेस डिपार्टमेंट होगा वो हमारे लिए परचेसिंग करेगा, ठीक है। अब परचेस डिपार्टमेंट में जो पहले हायर अथॉरिटी हमारी परचेसिंग करती थी, पर आजकल पर्टिकुलर ऐसे इस तरह से कुछ डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं तो वो उसके जो भी हेड होते हैं वो हमारी परचेस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी प्रोसेस में देखते हैं हम। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है हमारा कि जब हम परचेस करते हैं तो सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन होता है वहां पर हमारा एस्टिमेशन ऑफ द गुड्स। सबसे पहला, एक सेकेंड, देखिए यहां पर सबसे पहले जो हम बात करते हैं हमारे कि जो भी हमारा, ये देखो पहले हम क्या करते हैं, अगर हमको कोई एसेट्स, कोई भी गुड्स, किसी भी तरह की कोई सर्विस परचेज करनी है तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। क्या हम एक एस्टिमेशन नहीं कर सकते? क्या हमें जितनी जरूरत है हम उन चीजों को वहां पर आवश्यकता अनुसार अनुमान लगा सकते हैं? जी हाँ, आवश्यकता के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुमान लगाएंगे, एक एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितनी वस्तुओं की जरूरत हो सकती है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम उसमें क्या डालेंगे, जैसे जो परचेज लेटर है, परचेज डिमांड है, परचेज लेटर डिमांड, यानी कि एक कंपनी में कितने, जो भी हमने लिस्ट भेजी है कि हमको ये एस्टिमेशन किया है कि हमको ये सामान चाहिए, तो उन सामान की हमारे पास कितनी परचेज है, कितनी डिमांड है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर एस्टिमेशन में देना होगा। देन उसके बाद आता है प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। हमारी जितना भी हमने कहा है, यानी माल मंगाने के लिए हम क्या करते हैं, आदेश देते हैं। मैंने अगर माने एक कंपनी में अगर हमने किसी को रिक्वायरमेंट दिया है, किसी को, यानी हमारे जो परचेज डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, अगर हमने उनको रिक्वायरमेंट दिया है तो हम उनसे माल मंगवाने के लिए क्या कर सकते हैं, मंगाने के लिए आदेश देना होगा। एस्टिमेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, के लिए आदेश, ठीक है।
यानी कि हमारा प्लेसिंग देना होगा कि हमको जो हमको एवरेज या जो भी हमको एस्टिमेटेड जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको ऑर्डर देना है। यानी जिस भी हम जहां से भी जो भी फैक्ट्री से हम सामान ला रहे हैं, रॉ मटेरियल ला रहे हैं, इक्विपमेंट्स ला रहे हैं, मशीनरीज ला रहे हैं, वो सारी की चीजें हमको सप्लाई में डालनी है। फिर उसके बाद हमको क्या मिला है, हमको जो भी गुड्स है वो रिसीव हो गई है। सप्लाई यहाँ पर हमने क्या दिया था, ऑर्डर दिया था। ऑर्डर देने के बाद जब हमको हमारा माल प्राप्त हो जाता है, माल प्राप्त होना रिसीट हो जाता है, रिसीव हो जाता है हमें अपनी गुड्स। तो रिसीव होने पर हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब माल आता है तो माल को चेक करना है। यानी चेक कैसे करोगे कि जितना हमने जिस क्वांटिटी का, जिस क्वालिटी का मंगवाया था उसी क्वांटिटी और क्वालिटी में लाया है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है जो डिफेक्टिव हो, डिफेक्ट में तो नहीं जाएगा। तो वो सारी चीजें हमको यहाँ पर क्या करनी है, देखनी है। क्लियर है यहाँ पर। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में सबसे पहले क्या करते हैं हम, चेकिंग इनवॉइस, यानी बीजक को जांचते हैं। बीजक जांच, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो इनवॉइस आया है उसमें हम ये चेक करेंगे कि हमने जितनी क्वांटिटी में मंगवाया था उतना ही प्राइस लगा है या नहीं, और हमने जहां पर जो जो चीज डिलीवर करने को कहा था वो हुई या नहीं। और फिर हम उसकी जो भी प्राइस होती है इनवॉइस में वो चेक करते हैं कि जितनी प्राइस में हमने ऑर्डर दिया था उतनी ही प्राइस में रिसीव हुआ है या नहीं। अगर हमारा बीजक जांच कंप्लीट यानी चेकिंग इनवॉइस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, भुगतान। ठीक है, हमारा जितना भी प्राइस बनता है हमको सामने वाली जो भी सेकेंड ऑप्शन जो पार्टी होती है ऑपोजिट, हम उसको क्या करते हैं, अपना पेमेंट दे देते हैं। यहाँ तक ये जो प्रोसेस है सिंपल से 4 स्टेप है कि अगर आपको कोई भी इंटरनल चेक सिस्टम के जरिए अगर आपको अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन करने हैं, ट्रांजैक्शन लाइक दैट, जैसे परचेज ऑफ सर्विस को परचेज करना है, असेट्स को परचेज करना है, गुड्स को परचेज करना है, तो ये 4 स्टेप को आपको फॉलो करना होगा सिर्फ परचेज के रिगार्डिंग। सबसे पहला क्या था, एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। सेकेंड है हमारा प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ द गुड्स, माल मंगाने के लिए आदेश देना। देन उसके बाद अगर आपने अपनी ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो जब आपको माल प्राप्त हो जाता है यानी थर्ड स्टेप, तो उसमें हमको ये चेक करना है कि कहीं क्वालिटी या फिर कुछ डिफेक्टिव पीस तो नहीं आ गए हैं। ठीक है, देन उसके बाद चेकिंग इनवॉइस एंड मेकिंग पेमेंट। हमको अपना जो भी बिल है, जो भी बीजक है, जो भी इनवॉइस है उसको चेक करना है। देन उसके बाद हमें अपना भुगतान करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। अब देखना, हम परचेज रिटर्न की बात करते हैं। परचेज रिटर्न, परचेज अभी हमने प्रीवियस ये देखो ये परचेज था, परचेज की प्रोसेस थी। अब हम बात करते हैं परचेज रिटर्न कैसे होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो भी गुड्स होती है जो हमने परचेज की है, जरूरी तो नहीं है कि हमने जब रिसीव की है वो सही कंडीशन में हो या हमारा जैसा एग्रीमेंट हुआ है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो। और अगर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी बनती है तो वो कहीं रास्ते में कहीं टूट नहीं गई हो, और अगर खराब भी हो गई है तो हम उनको रिटर्न में डालते हैं। यूजुअली जनरल अपनी लाइफ में भी हम ऐसा ही करते हैं। अगर हमने कुछ ऑर्डर दिया है, जैसे ऑनलाइन कुछ भी मंगवाया है या ऑफलाइन कुछ भी मंगवाया है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे अकॉर्डिंग वो गुड्स नहीं आई है तो हम रिटर्न में डालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे इंटरनल चेक सिस्टम में कुछ प्रोसेस दे रखी है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए हमको वो स्टेप्स देखने हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है हमारा इंटीमेशन बाय स्टोर फॉर परचेज रिटर्न, यानी कि सामग्री भंडार द्वारा वापसी मात्रा माल के संबंध में सूचना देना। यानी कि पहले परचेज डिपार्टमेंट जो स्टोर है वो इन्फॉर्म करेगा, सूचना देना, यानी कि जब हमने माल रिसीव किया था, परचेज किया था, तो वो एज इट इज पूरा कहा गया था हमारे परचेज डिपार्टमेंट के, जो हमारा जिसने मंगवाया था उस स्टोर में चला गया था। उसके बाद उस स्टोर ने जब देखा कि माल सही व्यवस्थित नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो उन्होंने इन्फॉर्म किसको किया, अपनी हायर अथॉरिटी को। ठीक है, हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया और कहा कि हमने जैसा माल मंगवाया था वैसा हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया है, यानी इन्फॉर्म गया। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है हमारा एक्शन बाय परचेज डिपार्टमेंट टू द रिटर्न गुड्स। अब क्या करता है हमारा परचेज डिपार्टमेंट, यहाँ पर एक्शन लेगा कि जैसा हमने सामान मंगवाया था एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वैसा हमको नहीं मिला है। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा एक्शन बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट। क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी एंट्री करेगा?
जैसे हमने परचेज की एंट्री की थी ना, उसी हिसाब से अब परचेज रिटर्न की भी एंट्री करनी है, यानी कि हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी एक्शन लेगा अगर हमने परचेज रिटर्न करवाया है तो। यानी जैसे कि उसकी जो जेरोक्स होगी वो भी हमको कहाँ भेजनी होगी, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिली है हमको वो इंफॉर्मेशन परचेज डिपार्टमेंट के पास आएगी, और परचेज डिपार्टमेंट जब रिटर्न में डालेगा तो उसकी एक एंट्री बनेगी परचेज रिटर्न की, और उसकी जो कॉपी होगी वो आपके परचेज डिपार्टमेंट के पास रहेगी। क्लियर है यहाँ पर। फिर फोर्थ आता है और लास्ट है आपका रिटर्न ऑफ गुड्स। हमने अकाउंट्स में भी चेंजेस कर दिए हैं, और लास्ट स्टेप है कि हमारी जो भी गुड्स है हम उनको वापस भेज देते हैं, यानी माल की वापसी कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ पर। ये हमारा परचेज रिटर्न था, सिंपल सा छोटा सा। परचेज रिटर्न हम उस कंडीशन में करते हैं एज गुड्स रिसीव आर सम टाइम इन नॉट इन एग्रीमेंट विद द ऑर्डर फॉर गुड्स और दे आर गेट ब्रोकन इन द ट्रांजिट देन इट वी कम टू रिटर्न। यानी कि हमारी जो भी रिसीव हुई है, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसा मंगवाया था वैसा मिले, पर कुछ कंडीशन में हमारी टूट फूट जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम अपने रिटर्न में डाल देते हैं। रिटर्न के कुछ ये स्टेप्स थे। क्लियर है यहाँ पर। अब हम आगे जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, सबसे पहले इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्रेडिट सेल एंड इंटरनल चेक। क्रेडिट सेल का मतलब ये होता है कि हम ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी करते हैं, यूजुअली हमारा जो गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं उसका ट्रांजैक्शन हम किस में करते हैं, हम कैश में करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि कैश में किया है तो कोई फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, कैश में अगर किया है तो वो सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। देखिए हमने पढ़ा था ना कैश, एक पढ़ा था हमने एरर, ठीक है, एक पढ़ा था हमने फ्रॉड। तो फ्रॉड बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कैश का हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, जैसे हमारी फैसिलिटी का हो सकता है। फैसिलिटी का कैसे होगा, फैसिलिटी का हमारे जैसे मुझे किसी ए नाम की कंपनी ने अगर कहीं पर कोई कंपनी के काम के लिए अगर कोई कार अवेलेबल करवाई है सिर्फ और सिर्फ कंपनी के काम के लिए, और अगर उस कार का मैं पर्सनल यूज करता हूं या उस फैसिलिटी का पर्सनल यूज करता हूं जो कंपनी के लिए, कंपनी के काम के लिए है, तो वो मेरी फैसिलिटी का फ्रॉड होगा। तो यहां पर देखिए कि जो हमने क्रेडिट सेल किया है, जो भी हमारा सेल है उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस दे रखे हैं कि इन तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेल्स कर सकते हो। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है आपका प्रोसेस में, सबसे पहला पॉइंट है रिसीविंग सेल्स ऑर्डर एंड प्रिपेयरिंग कॉपीज देयर ऑफ। सबसे पहला क्या है आपका कि आप क्या करते हो, विक्रय आदेश प्राप्त करते हो, यानी कि सेल्स ऑर्डर रिसीव किया आपने, उसके बाद आप उसकी कॉपी बनाने लगते हो। ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे डेट लिखा हुआ आएगा, वहां पर क्वांटिटी लिखा हुआ आएगा, क्वालिटी कैसी चाहिए आपको, ब्रांड लिखी हुई आएगी, आपका जो भी आपके जैसे मान लो आप इसमें कस्टमर का नाम आएगा, ठीक है, कस्टमर का एड्रेस आएगा अगर आपको डिलीवर करवाना है। हम यहाँ पर सेल्स की बात कर रहे हैं, यानी हम सेलर है तो हमको ऑर्डर प्लेस करवाना है वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, हमको रिसीव करना है क्या, ऑर्डर, और हमारी जो भी कॉपीज है, क्योंकि एट अ टाइम हम अपनी ऑर्डर के हिसाब से ही हम अपनी कॉपीज को तैयार करते हैं। फिर आता है डिस्पैच ऑफ गुड्स। हमारी पास जो भी गुड्स है, हमने जो भी कॉपीज तैयार की है, उन सबको हम क्या करेंगे, अब डिस्पैच करेंगे। क्लियर है। देन डिस्पैच के बाद आता है डिस्पैच ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस बनाना है यहाँ पर, बीजक जो रिसीट आता है ना वो बनानी पड़ेगी हमको, ताकि हम उनको जो भी हमारा बायर है हम उनको फॉरवर्ड कर सके। ठीक है, बनाकर हम अपने कस्टमर को भेज देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अपने साइन करेंगे। ठीक है, कितना ऑर्डर है वो सारा कुछ लिखा आएगा, और इसमें प्राइस भी लिखी आएगी कि आपका कितना बिल बनता है। क्लियर है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिए, लास्ट आता है आपका अकाउंटिंग ऑफ सेल्स एंड रिसीविंग पेमेंट। हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं सेल्स की, जितना भी एक कंपनी में जितनी भी सेल्स हुई है उन सब की हम अकाउंटिंग करते हैं, अपनी जनरल एंट्रीज में लिखते हैं, और वो हमारे P&L अकाउंट में जाता है जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो अकाउंटिंग की हमने, उसके बाद अकाउंटिंग के बाद हम क्या करेंगे, जो भी पेमेंट है हमारा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिसीव करेंगे। रिसीव किससे करेंगे, बायर से।
क्लियर है? यहाँ पर बायर हमको पेमेंट देगा और हमारी सेल की प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगी। इन शॉर्ट हमारा इंटरनल चेक यहाँ पर कैसे कंप्लीट होता है देखना। क्या हम पहले ही सबसे पहले स्टेप में हम डिस्पैच करेंगे इनवॉइस को? नहीं, यानी सबसे पहले हम सेल्स को रिसीव करेंगे, सेल्स ऑर्डर को, उसके बाद हम अपनी कॉपीज बनाएंगे, कॉपीज बनाने के बाद डिस्पैच करेंगे गुड्स, यानी कि यहाँ पर हम उतनी ही कॉपी या उतनी ही गुड्स डिस्पैच करेंगे जितना हमको ऑर्डर मिला है। बात समझ गए? यानी ऑटोमेटिक ही चेक हो रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद इनवॉइस हम उतना ही डिस्पैच करेंगे जितनी गुड्स को डिस्पैच किया है, पेमेंट उतना ही लेंगे जितना हमने इनवॉइस में लिखा है। क्लियर है यहाँ पर? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्रेडिट सेल को इंटरनल चेक के साथ ट्रांजैक्शन में डाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं।